चिल्ड्रंस, हम हमारा हिस्ट्री का 3rd चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा कि उन्होंने ब्रॉन्ज की जो सिक्के थे वो चलाए थे। उससे आगे देखिए, हुज वैल्यू वाज केप्ट द सेम एज दैट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन कार द टाका, यानी उन्होंने जो सिक्का चलाया उसकी वैल्यू सोने के सिक्के और सिल्वर के सिक्के के बराबर थी, जिसको टाका कहा गया। सो नाउ पीपुल कुड बाय द सेम quantity of oil, rice or wheat with copper and bronze coins as they could with the taka। इस प्रकार जो लोग थे वो तेल की मात्रा, चावल की या गेहूं की मात्रा खरीद सकते थे, बराबर मात्रा जितने की सोने चांदी के सिक्कों में आती थी वो कॉपर और ब्रॉन्ज के सिक्के से खरीद सकते थे। नाउ देयर वर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड ब्रॉन्ज कॉइन इन सर्कुलेशन। अब सोने, चांदी, कॉपर और ब्रॉन्ज के सिक्के प्रचलन में थे। एज गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स वर नेचुरली मोर प्रीशियस दैन कॉपर एंड ब्रॉन्ज कॉइन्स, यानी जैसे कि सोने और चांदी के सिक्के प्रीशियस होते हैं, हमारी प्रकृति के अंदर बहुत ही कीमती होते हैं, उसी प्रकार से कॉपर और ब्रॉन्ज के सिक्के कीमती नहीं होते हैं, क्योंकि ये आसानी से प्राप्त हो जाती हैं धातुएं और ये आसानी से नहीं मिलती हैं। द पीपुल होर्डर्ड देम एंड यूजुअली ओनली कॉपर एंड ब्रॉन्ज कॉइन्स फॉर ट्रांजेक्शंस, यानी कि लोग जो हैं सोने चांदी के सिक्कों का संग्रह करने लगे और जो कॉपर और ब्रॉन्ज के सिक्के थे उनको ट्रांजेक्शन के लिए काम में लेने लगे। एज देयर वर नो स्पेसिफिक माइंटिंग फैसिलिटीज़ एट दैट टाइम, यानी कि इस समय जो माइंटिंग फैसिलिटीज़ थी वो भी अच्छी नहीं थी। पीपल स्टार्टेड माइंटिंग कॉइन्स एट दियर होम्स इटसेल्फ, यानी लोगों ने अपने घर के अंदर ही सिक्के बनाना शुरू कर दिया। It was not easy to differentiate between domestic homemade coins and official royal coin. It was not easy to differentiate, यानी कि यह आसान नहीं था कि जो घरेलू सिक्के थे, घर बनाए गए थे या फिर कोई शाही सिक्के थे, उनके अंदर कोई अंतर था। This led to misery of traders and people, इस कारण से जो ट्रेडर्स थे और लोगों के अंदर भी काफ़ी रोष था। आफ्टर 3 years ऑफ दियर सर्कुलेशन, यानी कि इन सिक्कों के प्रचलन के 3 साल बाद द सुल्तान विड्रा द कॉपर एंड ब्रॉन्ज कॉइन्स एंड ही प्रोमिस टू एक्सचेंज सिल्वर पीसेज फॉर द ब्रॉन्ज कॉइन्स, यानी कि सुल्तान ने आदेश ले लिया कि कॉपर और जो ब्रॉन्ज के सिक्के हैं उनको सिल्वर के सिक्कों के यानी कि बदले में एक्सचेंज किया जाएगा। ए लॉन्ग क्यू ऑफ कॉमन पीपल कुड बी सीन आउटसाइड द रॉयल ट्रेजरी, यानी कि सामान्य लोगों की एक लंबी कतार देखी गई शाही खजाने के बाहर। अकॉर्डिंग टू बारानी, सो मैनी ऑफ द कॉपर टाकाज वर ब्रॉट दैट हिप्स ऑफ देम वर क्रिएटेड इन तुगलकाबाद जस्ट लाइक माउंटेन्स, यानी कि बारानी ने कहा कि उनके दरबार के अंदर कॉपर के जो टाके हैं वो लाए गए और तुगलकाबाद के अंदर, और इन सिक्कों का एक पहाड़ जैसा खड़ा हो गया। ए ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी वेंट आउट ऑफ रॉयल ट्रेजरी विच लेड टू द डिफिशियंसी ऑफ मनी, यानी कि इससे शाही खजाने के अंदर पैसों की कमी आ गई। फिरोज शाह तुगलक 1351 CE टू 1388 CE, यानी फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से लेकर के 1388 वर्षों ईस्वी तक शासन किया था। फिरोज लेड सेवरल मिलिट्री कैंपेन्स, यानी फिरोज शाह ने अनेक सैन्य अभियान किए। ही प्लीज्ड द उलेमाज एंड नोबल्स एंड सो वाज एबल टू रूल स्मूथली विदाउट मैनी रिबिलियंस, यानी कि उलेमा वर्ग के जो लोग थे या फिर कुलीन वर्ग के लोग थे वो इससे काफ़ी खुश थे, इस कारण वह आसानी से शासन बिना किसी विद्रोह के शासन करने में सफल हुआ। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सुल्तान फ्रॉम ए 32-page ब्रोचूर विच ही रोट एंड फ्रॉम द वर्क ऑफ समस ए सिरफ आफिफ हु रिमेंड इन हिज कोर्ट एंड वाज हिज फेवरेट, यानी कि इनके दरबार में समस ए सिरफ आफिफ थे जो इनके दरबार में इनके प्रिय थे। उन्होंने अपनी पुस्तक के 32वें पेज के अंदर सुल्तान के बारे में हमें जानकारी प्रदान की है। फिरोज वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू थिंक अबाउट द मटेरियल वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, यानी फिरोज शाह तुगलक पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने
यानी कि जो सामाजिक जन कल्याण के कार्य हैं उनके विषय के ऊपर सोचा। ही बिल्ड ए साफ़ी खाना हॉस्पिटल वेयर ऑल द सिक पीपल ट्रेवलर्स कॉमन मैन कुड रिसीव ट्रीटमेंट, यानी कि उन्होंने एक हॉस्पिटल का निर्माण करवाया सिफी खाना, जिसमें जो बीमार व्यक्ति थे, ट्रेवलर्स थे, सामान्य व्यक्ति थे, वो आसानी से उपचार प्राप्त कर सकते थे। इन हिज बुक, उनकी पुस्तक, आफिफ स्टेट्स दैट द सुल्तान हैड ओपनड ए स्पेशल डिपार्टमेंट ऑफ इंक्रेजिंग द मैरिज ऑफ पुअर एंड नीडी मुस्लिम्स, यानी कि आफिफ बताते हैं कि उन्होंने एक विशेष डिपार्टमेंट भी ओपन किया जिसके अंदर जो गरीब लोग थे और जिन लोगों को आवश्यकता थी मुस्लिम पर्सन्स शादियों के लिए, इस प्रकार का डिपार्टमेंट भी खोला जिसमें गरीब जो व्यक्ति थे, मुसलमान थे, उनकी लड़कियों की शादियां भी करवाई जाती थी। ही गोट द स्ट्रक्चर्स बिल्ट बाय द अर्लियर किंग्स रिपेयर्ड। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ फिरोजाबाद नियर दिल्ली। ही गोट द स्ट्रक्चर बिल्ट बाय द अर्लियर किंग्स रिपेयर्ड, यानी पहले जो राजाओं के द्वारा स्ट्रक्चर बनाए गए थे, बिल्डिंग्स बनाई गई थी, उनको रिपेयर भी करवाया। उन्होंने जो फिरोजाबाद शहर है दिल्ली के पास, उसकी स्थापना की। ही डग 5 मेजर कैनल्स टू फैसिलिटेट इरिगेशन एंड बिल्ट मोर देन 300 टाउन्स, यानी कि उन्होंने 5 मुख्य कैनल्स नहरों की खुदाई भी करवाई और 300 टाउन्स के अंदर इनका पानी सिंचाई सुविधाओं के लिए पहुंचाया। ही लेड अराउंड 12,000 गार्डन्स इन एंड अराउंड दिल्ली विच लेड टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स एंड फ्रूट्स, यानी कि उन्होंने 1200 उद्यान दिल्ली के आसपास बनवाए जिससे अनाज की और जो फल फ्रूट्स हैं उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ सके। ट्रांसलेशन ऑफ हिंदू रिलीजियस वर्क्स वाज डन फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियंस, यानी कि जो हिंदू धार्मिक पुस्तकें थी उनका अनुवाद संस्कृत भाषा से पर्शियन भाषा के अंदर करवाया। He also carried off 2 अशोकन पिलर्स फ्रॉम मेरठ एंड सोपारा टू दिल्ली, यानी अशोक के जो 2 पिलर्स थे मेरठ से सोपारा दिल्ली लाए गए। रैपिंग देम केयरफुली इन सिल्क कॉटन क्लॉथ एंड री एस्टेब्लिश वन ऑफ देम इन हिज पैलेस फिरोज शाह कोटला, यानी कि इन आयरन पिलर्स के सिल्क जो कॉटन क्लॉथ्स है उसको लपेट करके एस्टेब्लिश्ड वन ऑफ देम इन हिज पैलेस, और एक को अपने स्थान पर पुनर्निर्मित करवाया फिरोज शाह कोटला ने। ही ब्रॉट अबाउट 18,000 slaves फ्रॉम ऑल अराउंड द कंट्री एंड ट्रेंड देम इन वेरियस टाइप्स ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, यानी कि जो 18,000 गुलाम थे उनको अपने देश वापस लाया गया और उनको विभिन्न प्रकार की जो आर्ट्स और क्राफ्ट हैं उसके अंदर ट्रेंड किया गया। ही डिक्लेयर्ड जजिया ए स्पेशल टैक्स विच वाज टू बी पेड ओनली बाय द ब्राह्मण्स, यानी कि उन्होंने जजिया कर लगाया जो एक स्पेशल कर होता था जो केवल मुसलमान जो हिंदू हैं उनको ही चुकाना पड़ता था। ही डिड दिस टू प्लीज़ द उलेमाज, यानी कि ऐसा करने से जो उलेमा वर्ग के लोग थे वो नाराज़ हुए। आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद, ही सक्शियर्स वर not able to tackle the rebellion and the slaves and the nobles and so the empire gradually declined, यानी कि फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद में इनके जो उत्तराधिकारी थे वो यानी कि शासन को टैकल करने में सफल नहीं थे और इनके जो गुलाम और कुलीन वर्ग के लोग थे वो विद्रोह को नहीं दबा सके। इस कारण से मुग़ल साम्राज्य तुगलक साम्राज्य का जो पतन है वो धीरे धीरे हो गया।